नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपसे बात करेंगे पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी की गतियां जो है, पाठ पढ़ने से पहले हम आपको इसमें दो मेन बातें हैं उसके बारे में हम बताएंगे। वो क्या बातें हैं? इसमें है घूर्णन और परिक्रमण। ये हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक होगा कि घूर्णन और परिक्रमण क्या चीज है। तो जो पृथ्वी है बच्चों, उसकी दो प्रकार की गति होती है। वो कैसे गति होती है? वो गति है एक तो घूर्णन की और एक परिक्रमण की। जो घूर्णन होता है वो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर ही घूमती है तो वो क्या कहलाती है? घूर्णन। और परिक्रमण क्या होता है बच्चों? परिक्रमण होता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसको परिक्रमण कहते हैं। तो बच्चों, हमने आपको पिछले पाठ में भी पढ़ाया था कि समय का अंतर दूसरे देशों से किस तरह से होता है। जैसे हमारे यहाँ पर और इंग्लैंड के समय में कितना अंतर है, और हमारे यहाँ जब गर्मी होती है तो बाहर ठंड होती है। और ऐसे ही हमारा जो वातावरण है वो बहुत चीज़ों से प्रभावित होता है। जैसे कभी हमारे यहाँ ठंड होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बारिश आती है, और मौसम जो है हमारे यहाँ जो परिवर्तित होता रहता है उसका मेन कारण होता है पृथ्वी की गतियाँ। जो पृथ्वी की गतियाँ हैं, जो पृथ्वी है जब अपने अक्ष पर घूमती है तभी हमारे समय में भी परिवर्तन आता है। जैसे जब पृथ्वी सूर्य के सामने होती है तब दिन होता है। जब पृथ्वी का जो वो सूर्य के पीछे हिस्सा चला जाता है तो क्या होता है? तब रात होती है। तो क्या है कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तब जब वो सूर्य के सामने आई तो क्या हुआ बच्चों? दिन हो गया। और जब वो उसके पिछले भाग में जब उसका वो पार्ट गया तो रात हो गई। ऐसे ही जब वह अपने अक्ष पर पूरा घूमती है तो उसमें 365 सूर्य के चारों ओर घूमने में उसको 365 दिन जब पूरे हो जाते हैं तब एक साल पूरा होता है। दिन और रात का तो आपको समझ में आ गया। ऐसे ही ये दिन और रात बनते हैं। तो बच्चों, हमारा ये जो पाठ है ये पृथ्वी की गतियां, ये कक्षा 3 भूगोल का पाठ है। तो हम बच्चों शुरू करते हैं। हमने आपको इसमें जो मेन बात थी वो हमने आपको समझाई। अब हम इसको आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं हम पृथ्वी की गतियां कि कैसे दिन और रात बनते हैं, कैसे बारिश और गर्मी, सर्दी और समय का परिवर्तन अलग अलग देशों में किस तरह से होता है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं पृथ्वी की गतियां पाठ 3 कक्षा 6। तो बच्चों शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। तो बच्चों, यही मैंने आपको बताया था कि जब जैसे आप मान लो आप खड़े हो एक जगह पर, आप खड़े हो और आप उसी जगह पर घूम रहे हो तो वो कहलाएगा घूर्णन। और बच्चों आगे देखो, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। जब सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति जो है वो होती है तो वो क्या कहलाती है? परिक्रमण। तो बच्चों, आपको मेन इसमें एक बात समझाती हूँ। जैसे मानो कि मैं सूर्य हूँ और मेरे चारों ओर आप घूम रहे हो तो वो क्या कहलाएगा? परिक्रमण। और अगर मैं खड़ी हूँ और अपने ही स्थान पर मैं घूम रही हूँ तो वो कहलाएगा
घूर्णन। आपके लिए ये जानना बहुत आवश्यक था कि घूर्णन और परिक्रमण क्या होता है। तो ये आपको मैंने आसान शब्दों में समझाया कि मैं अगर खड़ी हूँ और घूम रही हूँ, वो कहला रहा है घूर्णन। और परिक्रमण क्या है कि आप में से एक बच्चा मेरे चारों ओर घूम रहा है, वो कहला रहा है परिक्रमण। तो बच्चों समझ में आ गया आपको ये घूर्णन और परिक्रमण क्या चीज है। तो जैसे बच्चों आप घूम रहे हो, तो आप जब मेरे सामने आते हो तो क्या हो जाता है दिन, आप मेरे जब पीछे चले जाते हो तो वो हो जाती है रात। तो समझ में आ गया बच्चों आपको ये। तो ये बहुत ही आपको हम आसान और अच्छे तरीके से समझाएंगे कि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। हमारा जो भूगोल है वो बहुत ही रोचक विषय है। इसमें आपको हम बहुत अच्छी सी चीज़ों को और सरलता से समझाने का प्रयास करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66/2 का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्षा के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। आपको हम चित्र में दिखाएंगे, आप चित्र से बच्चों जल्दी समझ आते हो। तो जो हमारा यह चित्र है, चित्र 3.2 आप देखो तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने आपको बच्चों पिछले उसमें पढ़ाया था पाठ 2 में आपको हमने जो है हमारे अक्षीय कोण जैसे बनते थे हमारे, वो हमने आपको उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध और इसके साथ हमारा उत्तरी ध्रुव और इन सब के बारे में हमने आपको समझाया था। विषुवत वृत्त क्या होता है और ये रेखाएं हमारी क्या हैं, इसके बारे में हमने आपको अच्छे से समझाया था। वो आशा करते हैं आप उन बातों को भी थोड़ा सा अपने दिमाग में रखते हैं तो आपको आगे आगे पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इसमें भी वही बता रहे हैं हम, जैसे कि पृथ्वी का जो अक्ष है काल्पनिक रेखा है। हम कोई एक रेखा नहीं होती है, हम एक मान लिया हमने कि ये एक रेखा है जो अपने कक्षा की सतह पर कौन सा कोण बना रही है, 66/2 का कोण बना रही है। तो वो जो समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी का अपना कोई प्रकाश नहीं है, पृथ्वी जो है वो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। सूर्य से बच्चों पृथ्वी जो है सूर्य से ही लाइट को प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार आपको हमने बताया, पृथ्वी का आकार कैसा है, गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। मतलब जैसे जब सूर्य की रोशनी आती है तो वो पृथ्वी के एक भाग पर ही आती है, आधे भाग पर ही आती है, पूरे भाग पर तो नहीं आती ना। तो जिस भाग पर आती है वहाँ क्या होता है बच्चों, दिन होता है। और जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूरी पर होता है वहाँ पर क्या होती है, रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे परदीप्त वृत्त कहते हैं। तो बच्चों आपसे मैंने आपको पहले भी बताया था पाठ में कि ये जो होते हैं ना, ये आपके प्रश्न आ सकते हैं पेपर में कि जैसे अब इसमें मैंने अब तक जो पढ़ाया उसमें आपके 3 या 4 प्रश्न बन सकते हैं, जैसे घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है, कक्षीय समतल किसको कहते हैं, और फिर ये आ गया परिदीप्त वृत्त क्या होता है। तो परिदीप्त वृत्त क्या होता है, जो ग्लोब पर वह वृत्त
जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे परदीप्त वृत्त कहते हैं। तो आपको बच्चों से साथ साथ समझना है कि मैं जो आपको जिस पर ज्यादा अक्षर पर जोर देती हूँ वो आपका एक प्रश्न भी बनता है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जब पृथ्वी सूर्य की और वाले भाग को हम क्या, वहां पर क्या होता है, दिन होता है, और जो भाग सूर्य के दूर होता है वहां पर क्या होता है, रात। और जो ग्लोब पर वृत्त को दिन और रात में विभाजित करते हैं उसे परदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसे कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। तो बच्चों आप साथ साथ चित्र को भी देखते रहिए। चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा है उत्तरी ध्रुव, आपको दिखाई दे रहा है दक्षिणी ध्रुव, दिखाई दे रहा है परदीप्त वृत्त, जहाँ पर लाइट आपको हल्का पीला रंग दिखाई दे रहा है वहां पर क्या है, दिन हो गया। और जहाँ काला काला है वहां पर क्या हो गया, रात हो गई। और ये इसमें हमने आपको विषुवत वृत्त भी दिखाया है, अक्ष भी दिखाया है। तो ये आपको समझ में चित्र से बहुत अच्छे से आएगा। तो आगे चलते हैं हम। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा घूमने के लिए उसको कितना समय लगता है, एक दिन। एक दिन में हमारे कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो ये जो हमारा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको घूर्णन काल बोलते हैं। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। तो घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। जब जो पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में पूरा जब घूमती है तो वो हमारा क्या होता है, दिन होता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। हमारी पृथ्वी की दैनिक गति क्या है, हमारी पृथ्वी की दैनिक गति जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाती है। अब हमारा बच्चों आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। तो बच्चों अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमेगी तो क्या होगा, ये हम आपको समझाते हैं। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं वहां पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो बच्चों अगर अब ये बहुत ही आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ नहीं घूमेगी तो कितना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जहां पर तो पृथ्वी का भाग जो है वो सूर्य की तरफ होगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे तो कभी रात होगी नहीं, तो लोग सारा दिन काम कर करके थक जाएंगे, उनको तो सोने का समय ही नहीं मिलेगा। और उसके साथ वहां पर गर्मी होगी, क्योंकि जहां पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं वहां पर तापमान जो है वो क्या है, बहुत अधिक होता है। और दूसरी तरफ जहां पर सूर्य के दूसरा जो भाग होगा, एक तो पृथ्वी के सामने है और जो पृथ्वी के सामने नहीं है वहां पर क्या होगा, रात ही रात होगी। तो लोग कितने देर सोएंगे, उनको काम नहीं करना, उनको भूख भी लगती है। तो फिर क्या होगा कि वहां पर जो है अंधेरा रहेगा, अंधेरा रहेगा, सूर्य की रोशनी नहीं जाएगी, सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी, तो वहां पर ठंड होगी। इस तरह की अवस्था में जो है जीवन जो है वो बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। ये तो आप भी सोच सकते हैं कि ये बहुत, कि जैसे आप सारा दिन, अगर पूरा दिन रहेगा हमारे यहाँ पे तो क्या होगा, सूर्य की रोशनी भी होगी, हम हर समय तो कूलर, एसी, पंखे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा, हम कितने परेशान हो जाएंगे कि रात भी नहीं हो रही है। अब जैसे रात होती है तो थोड़ी ठंड भी होती है हमारे यहाँ पर,
दिन में कितनी गर्मी होती है, तो हमें अच्छा लगता है कि अब रात होने वाली है, अब हम सो जाएंगे, फिर सुबह होगी, फिर सुबह अपनी दिनचर्या को शुरू करेंगे। और फिर कभी हमारे शरीर को, अब जैसे हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है तो हमें धूप ज़रूरी होती है हमारे लिए, तो गर्मियों में भी जो धूप है, छाया है, ये हमारे जीवन के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। तो बच्चों, एक तो होता है घूर्णन, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती रहती है उसको घूर्णन कहते हैं। घूर्णन का हमने आपको अच्छे से बता दिया कि अगर घूर्णन नहीं होगा तो क्या होगा, और जब घूर्णन होता है तो क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझ आया। अब हम परिक्रमण पर आए हैं। तो परिक्रमण क्या है? परिक्रमण है जब पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर, जब जैसे मैंने आपको बताया मैं सूर्य हूं और मेरे चारों ओर एक बच्चा घूम रहा है, तो उसे परिक्रमण कहा जाता है। ऐसे ही जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी जो है 1 वर्ष या 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग 1 वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। तो बच्चों, जो हमारी पृथ्वी है उसको 1 वर्ष लगता है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में। तो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 365 दिन का समय लगता है। 1/4 बच्चों, 1/4 जो है वो 6 घंटे हैं, तो हम उसको इसमें नहीं जोड़ते हैं। तो ये आप बच्चों चित्र भी देख रहे हैं, पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं, ये आपको हम समझाते हैं चित्र में। तो ये सूर्य का परिक्रमण एवं ऋतुएं इस चित्र में है बच्चों। तो ये आप चित्र देख सकते हैं, इसमें आपको मध्य में क्या दिख रहा है? सूर्य, और इसके चारों तरफ जो है, जैसे दक्षिणी गोलार्ध जब है तो वहां पर ग्रीष्म ऋतु है, गर्मियां हैं, और जब उत्तरी गोलार्ध के समक्ष होता है तो क्या है? शीत ऋतु आ जाती है। ऐसे ही उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव है तो बसंत ऋतु है, दक्षिणी ध्रुव है तो शरद ऋतु है, और फिर उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में, फिर उत्तरी गोलार्ध में इधर इस तरफ आ जाते हैं हम, तो क्या आ जाता है? ग्रीष्म ऋतु। तो बच्चों, ये आप चित्र में अच्छे से समझ रहे हैं, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। तो जैसे जैसे ये घूम रहा है वैसे वैसे ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और बच्चों, एक बहुत ही अच्छा है कि क्या आप जानते हैं, आपको मैंने बताया था हमारे बहुत ही पाठ 1 में कि हमारे जो भारतीय खगोल शास्त्री थे प्राचीन, वो आर्यभट्ट थे। तो आर्यभट्ट ने हमें एक बात बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती रहती है। ये बात हमें खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने भी बताई थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था ना, जब हम पढ़ रहे थे
कि 365 1/4 को हम जो है वो नहीं करते, तो जो 365 1/4 है वो 6 घंटे हैं। तो जो 6 घंटे हैं वो हम अगर हर साल जोड़ते हैं तो जो 6 घंटे हैं वो मिलकर एक दिन बनाते हैं, 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को जो है वो 24 घंटे जो है हम फरवरी के महीने में जोड़ते हैं। तो फरवरी के महीने में क्या होता है, हमारे 28 दिन के बदले में 29 दिन हो जाते हैं। तो वो जो 29 दिन होते हैं वो हमारा जो जब हमारे हर 4 वर्ष बाद फरवरी में 29 फरवरी आती है, ये आप सब बच्चों को पता है कि हर 4 वर्ष बाद जो है फरवरी में 28 दिन के बदले में कितने दिन होते हैं, 29 दिन। तो हम उसको क्या बोलते हैं, लीप वर्ष। और हमारे फिर पूरे साल में बच्चों 365 की जगह 366 दिन होते हैं। तो अब बच्चों हमारे जो है आपको पता लगाना है कि अब हमारा अगला लीप वर्ष कौन सा होगा। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं। आपको समझ में आया होगा ये लीप वर्ष और वो जो हमारे 6 घंटे बचे हुए थे, वो 6 घंटों को हमने कैसे जोड़ा और लीप वर्ष कैसे बना। 365 की जगह 366 दिन हमारे कैसे हुए। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है चित्र 3.3, जो मैंने आपको पहले उसके बारे में थोड़ा बताया था। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो यह हमारी जो पृथ्वी है दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई आपको दिखाई दे रही है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। तो जो हमारी पृथ्वी है वो क्या है बच्चों, पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी जो है वो आपको अच्छे से देखना है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार में जैसे एक ही एंगल में ऐसे घूम रही है। आप देख रहे हो ना, ये तीर के निशान एक ही दिशा में जा रहे हैं। अगर आप चित्र में देख रहे हैं तो ये जो आपको समझ में आ गया होगा। सामान्यतः एक वर्ष को हमारा जो एक साल होता है उसको हम गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतु में बांटा जाता है। तो बच्चों आपको समझ में आया कि जो हमारे एक साल को हम गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन का कारण होता है। ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है वो किस कारण से होता है, जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति परिवर्तित होती रहती है। आप देख रहे हो ना, जब सूर्य, ये जो हमारी पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूम रही है, तो ऋतुओं का भी परिवर्तन इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि कैसे ग्रीष्म ऋतु है, फिर वसंत ऋतु है, शरद ऋतु है। तो जैसे जैसे पृथ्वी उस परिक्रमा कर रही है वैसे वैसे ही ऋतुओं का जो है बच्चों परिवर्तन भी हो रहा है। तो ये आपको ऋतु परिवर्तन भी समझ में आ गया होगा बच्चों। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आओ कुछ करके सीखें। तो आपको ये जो इसमें पाठ में दिए गए हैं, आओ कुछ करके सीखें या कुछ रोचक बातें, इनको भी पढ़ना चाहिए। जैसे उसमें हमने ऊपर के पेज में आपको बताया था कि खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने कैसे हमें बताया था। तो ये सब भी आपको अपने पाठ में पढ़ना चाहिए। ये बातें आपको कुछ सिखाई जाती हैं, इनसे आप आसानी से भी सीख सकते हैं। अब ये जो आओ कुछ करके सीखें, इसमें क्या है कि आप खुद कुछ करेंगे तो आपको ये बातें जो हैं, जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं, वो जल्दी और अच्छे से समझ में आ जाता है। क्या आप जानते हैं एक दीर्घवृत्त
कैसे बनाया जाता है। आपको दीर्घवृत्त हम बनाना सिखाएंगे। एक पेंसिल, 2 पिने तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए। अब जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घवृत्त होगा। तो बच्चों, आपको इस चित्र में भी दिखाया जा रहा है कि कैसे उन्होंने बनाया है। तो ऐसे ही आपको बनाना है कि जो दीर्घवृत्त है वो कैसे बनता है। तो आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। जो भी इसमें क्रियाकलाप बोलते हैं इसको कि आओ कुछ करके सीखें। आप ये बनाओगे तो आपको ये बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम ये पाठ का पैराग्राफ शुरू करते हैं। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयंत कहते हैं। तो बच्चों, जो आपने भी पढ़ा होगा, आपसे हम पूछते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात कौन सी होती है। तो हमारा सबसे बड़ा दिन जो है वो 21 जून का होता है। इस दिन क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध पर जो हमारा उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका होता है। हमने आपको पढ़ाया था बच्चों कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में। तो वो ये कर्क रेखा और मकर रेखा हम आपको पिछले पाठ में पढ़ा चुके हैं। तो जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर जब सीधी पड़ती हैं तो वहां पर क्या होता है, ऊष्मा जो है सूर्य की गर्मी बहुत अधिक होती है। और जो ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में क्या होता है, फिर ऊष्मा की जो प्राप्ति होती है वो कम गर्मी वाला क्षेत्रों के होता है। सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव पर झुका होता है। उत्तर ध्रुव जो है वाले भाग जो है लगभग 6 महीने तक वहां पर क्या होता है, लगातार दिन रहता है। और उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया कि उत्तरी गोलार्ध पर जो है हमारा जो उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य झुका हुआ होता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो वहां पर जो है गर्मी अधिक होती है। और वहां पर क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। इसको हम उत्तर अयनात कहते हैं। अब ये भी एक हमारा प्रश्न बन गया कि उत्तर अयनात किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको बीच में प्रश्न भी बताऊंगी जो कि एग्जाम में पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये भी एक प्रश्न है कि उत्तरायण किसे कहते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी
पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी आयांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? तो बच्चों, इसमें आपको क्या बता रहे हैं कि पहले हमने आपको बताया था सबसे बड़ा दिन क्या होता है, और सबसे बड़ा दिन हमारा जो है वो 21 जून का होता है। अब ये क्या है, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, और इसमें क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध के एक बहुत बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है, और इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं? पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी आयानात कहा जाता है। आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु पर ही क्रिसमस का पर्व होता है, क्योंकि वहां पर उस समय क्या होती है, गर्मी होती है। आपको हमने बताया था ना, हर देश में समय का और अंतर होता है, ऐसे ही हर देश में ऋतुओं का भी अंतर होता है। कई देश ऐसे हैं जब हमारे यहाँ खूब गर्मी होती है, वहां पर ठंड होती है। तो ये सब पृथ्वी की गति जो है, जब सूर्य के चारों ओर घूम रही होती है, तो उस समय ही मौसम का परिवर्तन भी होता रहता है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसीलिए पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विश्व कहा जाता है। तो बच्चों, साथ साथ आप ये कुछ प्रश्न भी होते हैं, इनको भी आप लिख सकते हैं। जैसे उत्तरी हमने बताया था उत्तर आयांत क्या होता है, दक्षिणी आयांत क्या होता है, ऐसे ही अब एक आ गया विश्व क्या होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। तो इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुकता, इसीलिए पृथ्वी पर रात और दिन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमारे जो 2 दिन है, इस दिन क्या होते हैं, हमारे दिन और रात का जो समय होता है वो बराबर होता है। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम विश्व कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। तो अब हम क्या बता रहे हैं आपको, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, शरद ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है, वसंत ऋतु। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। अब देखो, जैसे जैसे हो रहा है वैसे वैसे क्या है, ऋतुओं में भी परिवर्तन हो रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या था, 23 सितंबर को शरद ऋतु होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, वसंत ऋतु। अब 21 मार्च को इसके विपरीत क्या था, उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु आ गई और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु आ गई। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो बच्चों, आपको ये समझ में आया कि दिन और रात में और ऋतुओं में कैसे परिवर्तन होता है। पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण ही
दिन रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर एक और दिया गया है, आओ कुछ करके सीखें। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाएं तथा छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लें। दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं, वहां से दूर स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाएं। अब झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चलें। इसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो बच्चों, इससे आपको और अच्छे से समझ आ गया कि ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। तो अब हम आपके यहाँ पर अभ्यास दिया गया है अगले पृष्ठ पर, तो अब हम ये एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज अभ्यास जो है, इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आपको हम इन प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। संक्षेप का मतलब होता है कि कुछ छोटे, जैसे कि बहुत आपने इसको एक्सप्लेन नहीं करना, आपने कम शब्दों में इसका सही उत्तर देना है। तो बच्चों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो हमारे पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण 66.1/2 डिग्री है। तो बच्चों समझ में आया, पृथ्वी के हमारे झुकाव का कोण 66.1/2 है, कोण है। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। ये घूर्णन और परिक्रमण तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था, तो अब आपको हम इसका आंसर भी बताते हैं। अपनी धुरी पर पृथ्वी की गति को घूर्णन कहा जाता है। तो घूर्णन क्या है? अब इसका उत्तर आप लिखिए। अपनी धुरी पर पृथ्वी की गति को घूर्णन कहा जाता है। परिक्रमण सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों आपको ये घूर्णन और परिक्रमण की परिभाषा। अब है लीप वर्ष। अगला प्रश्न है हमारा, लीप वर्ष क्या है? प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी में 28 दिन के बजाय 29 दिन होते हैं। हमारे पूरे साल में 366 दिनों वाले इस वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है। तो बच्चों समझ में आ गया ये कि लीप वर्ष क्या है। अब आगे देखिए, उत्तर एवं दक्षिण आयांतों में अंतर बताइए। अब आपको उत्तर और दक्षिण आयांत में अंतर बताना है। तो ये है, जब दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियों के मौसम का अनुभव होता है और उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, उस समय 21 जून को पृथ्वी की स्थिति को क्या कहा जाता है? इसको हम ग्रीष्मकालीन संक्रांति भी बोलते हैं। तो इसको हम ये वर्ड देंगे, तो इसको हम उत्तरी आयांत बोलेंगे। और दक्षिणी आयांत, जब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों के मौसम का अनुभव करते हैं और उत्तरी गोलार्ध में इसका विपरीत होता है, तो उस समय 22 दिसंबर को पृथ्वी की स्थिति को क्या बोलते हैं हम? दक्षिणी आयांत। तो समझ में आ गया बच्चों आपको इसका उत्तर। अब आगे देखते हैं, विश्व क्या है? अभी हमने आपको पढ़ाया था ना विश्व के बारे में। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं।
इस स्थिति में न तो ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी समान दिनों और समान रातों का अनुभव करती है। उसे क्या बोलते हैं हम? विश्व कहा जाता है। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया विश्व क्या होता है। अब अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का आयांत अलग अलग समय में होता है, क्यों? अब आपने इसका उत्तर देंगे हम। पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है और इसे 2 गोलार्धों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य के सामना करता है गर्मियों का अनुभव करता है और सूर्य से दूर का हिस्सा सर्दियों का अनुभव करता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में अलग अलग समय पर शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन आयांत जो है वो इसी को बोलते हैं कि जब सूर्य का हिस्सा जब पृथ्वी के सामने होता है और पृथ्वी के सूर्य का सामना, पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य का सामना करता है वहाँ गर्मियाँ होती हैं और दूसरा हिस्सा जो है वो सर्दियों का सामना करता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर एवं दक्षिण का आयांत जो समय है वो अलग अलग होता है। अब आगे अगला प्रश्न है, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात क्यों होती है? तो अब इसका उत्तर देंगे हम। पृथ्वी की अपनी धुरी पर झुकाव के कारण ध्रुवों को 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात का अनुभव होता है। यह झुकाव एक ध्रुव को सूर्य की ओर, दूसरा ध्रुव सूर्य से 6 महीने तक दूर रखता है। इसके पीछे क्या है? यही कारण है कि ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो बच्चों ये प्रश्नों के उत्तर आपको हमने दिए। अब हमारा है आगे, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाएं। सही उत्तर पर आपको क्या करना है? टिक का निशान लगाना है। तो हमारा पहले है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहते हैं घूर्णन, परिक्रमण या झुकाव। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहा जाता है। तो इसका आप परिक्रमण पर टिक लगाएं। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? 21 मार्च, 21 जून या 22 दिसंबर। तो बच्चों इसका उत्तर है 21 मार्च। आपको 21 मार्च पर टिक का निशान लगाना है। अगला है हमारा, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ये बच्चों हमने आपको पाठ में बताया था कहाँ मनाया जाता है। जापान, भारत या ऑस्ट्रेलिया? तो बच्चों इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। आप ऑस्ट्रेलिया पर टिक का निशान लगाएं। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो बच्चों किस गति के कारण होता है? घूर्णन, परिक्रमण या गुरुत्वाकर्षण? तो इसका उत्तर होगा परिक्रमण। आगे है हमारे खालिस्तान। तो आपको अब ये खालिस्तान करने हैं। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है। कितनी संख्या होती है एक लीप वर्ष में? एक लीप वर्ष में 366 दिन की संख्या होती है। आगे है, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को डैश कहते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति को हम क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर डैश कक्षा में घूमती है। कौन सी कक्षा में घूमती है? एक
अंडाकार कक्षा में घूमती है। अब आगे है बच्चों, 21 जून को सूर्य की किरणें डैश रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं। सर्दी के मौसम में दिन छोटे होते हैं। तो आपको ये अब इसकी प्रश्नावली हो गई, आपको समझ में आ गया ये। तो हमारा इस पाठ में है, अब आपको इसमें बताया गया है आओ कुछ करें। तो इसमें आप देखें, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव को दर्शाने वाला एक चित्र बनाएं। ये कुछ बातें हैं, ये आपको खुद बनानी है। तो आपको ऐसे ही एक चित्र बनाना है। प्रत्येक महीने की 21 तारीख को होने वाले सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय को स्थानीय समाचार पत्र की सहायता से लिखिए और बताना है किस महीने में दिन सबसे छोटे हैं और किस महीने में दिन एवं रात जो हैं वो लगभग बराबर होते हैं। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा पाठ हमारा। तो आप अच्छे से इसको समझें और हमने पूरी कोशिश की है आपको ये पाठ पृथ्वी की गतियाँ बहुत अच्छे से समझाया है। और इसमें जो बीच बीच में जो प्रश्न आते हैं वो भी हमने आपको बताए हैं। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना है और समझना है हमारे ऋतुओं का परिवर्तन और हमारी दिन और रात कैसे बनते हैं, हमारा लीप वर्ष कैसे है। तो ये आपको ये सब जो है वो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने पर परिवर्तन होता है। आशा करते हैं बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।